बारिश पूरे जोरों से महल को अपने आगोश में ले चुकी थी। दूर दूर तक कोहरे में समाई बारिश ने मन मोह लिया था। महल अपनी सुंदरता का परचम बारिश के साए में लहरा रहा था। महल के गुंबद पे हवा में झूलता वो राजशाही ध्वज इन तीखी हवाओं से फड़फड़ा रहा था और राजशाही सम्मान का प्रतीक था। महल के बाईं तरफ दूसरी मंजिल पे महल की रानी आशना अपने कमरे की बड़ी सी खिड़की खोल बाहर के नजारे को अपनी आंखों से तराश रही थी, अपने हाथों में कलम और डायरी थामे। इस बारिश के नजारों की कैद में न जाने कितने लम्हों को पिरोते हुए और उनकी यादों में डुबकियां खा चुकी थी। आशना, मेरे लिए प्यार बस तुम्हें साथ रखते हुए खुशी से जीना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरे महबूब, तुम कब आओगे? आशना, पूरे 2 साल के इंतजार के बाद जब मेरी मुलाकात गर्वित से हुई तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी। जब गर्वित की नजर मुझ पे पड़ी तो मानो जैसे आश्चर्य के निशान जमीन पर गिर गए हों। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही गर्वित ने अपने पीछे खड़े नौकर से शालीनता से पूछा, कौन है ये? बस इन 3 शब्दों ने मुझे झकझोर के रख दिया और मेरी आंखों से अमृत धारा बहने लगी थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि जिस इंसान का इंतजार मैं पिछले 2 सालों से कर रही हूं वो मुझे याद तक नहीं करता है। जब कलम को थामे आशना अपनी डायरी में उन पलों का बखान करती है तो उसे अंदाजा भी नहीं होता कि क्या वो गर्वित से दोबारा कभी मिल भी पाएगी या नहीं। और तो और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहने को तो आशना और गर्वित पति पत्नी है, लेकिन आशना को अपने पति की तरफ से प्यार का, सम्मान का और देखभाल का सुख कभी नहीं मिला था। आशना को गर्वित के घर आए आज 5 दिन हो गए थे और आखिरकार आशना की मुलाकात गर्वित से दोबारा हुई। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। ठंड ने अपने रास्ते चुन लिए थे। अंधेरा अपना खेल जमा रहा था। टिड्डों की आवाज ने रात को पूरी तरह घेर लिया था। आशना नींद के गहरे जाल में फंस चुकी थी और स्वप्न की दुनिया में सैर कर रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई है। एक कपकपे एहसास ने उसकी नींद को हिला डाला और बदन में रेंगती हुई झुरझुरी के साथ उसने अपनी आंखें खोली। अपनी खुलती हुई आंखों से एक आदमी को उसने अपने बगल में लेटा हुआ पाया। कमरे में मध्यम रोशनी के कारण आशना उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो गर्वित है। 2 साल के बाद पहली बार आशना गर्वित के इतना करीब थी। उसे एहसास नहीं था कि इस तरह वो गर्वित का सामना करेगी। अपने मन में बेचैनी लिए और एक अजीब खामोशी के साथ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने मन को शांत करते हुए आशना ने पूछा, गर्वित, तुम कब आए? गर्वित ने आशना और उसके सवाल को अनदेखा करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। बिस्तर पर लेटे हुए गर्वित ने अपने कपड़े खोले और आशना की तरफ आते हुए उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। गर्वित के स्पर्श से आशना का शरीर झुलस रहा था। उसे परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। आशना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 2 साल बाद उसकी मुलाकात गर्वित से होगी, और वो भी इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। शर्म की चादर ओढ़ते हुए आशना ने शरीर में चल रही गर्म चिंगारी को संभालते हुए विरोध किया और दूर जाने की कोशिश की। आशना के इस बर्ताव को देखते हुए गर्वित ने जोरदार हंसी का गुब्बारा छोड़ा, मानो जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। गर्वित ने बिना कोशिश किए दोबारा आशना को अपनी बाहों में जकड़ लिया। गर्वित ने आशना को चूमना शुरू किया और आशना के चेहरे को ऊपर करते हुए उसके गालों को चूमते हुए उसके
कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, गर्वित, ज्यादा नाटक मत करो। तुम मेरे घर में आई हो। दादाजी को 1000 शिकायतें मेरे खिलाफ की। मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर चला गया। क्या ये सब तुमने इसलिए नहीं किया जिससे कि मैं तुम्हारे साथ रातें गुजारूं? गर्वित की यह बात सुनकर आशना खामोशी के साए में बंध गई। गर्वित ने मदहोशी के आलम में चादर को उछाल फेंका और आशना के कपड़ों को चीर दिया। अब आशना उसके सामने दहकती हुई आग से बिल्कुल नग्न थी। आशना की सिसकियों ने रात की खामोशी को उठा फेंका था और रात इसी तरह विलीन हो गई। अगले दिन जब सूरज की तपिश में आशना की आंखें खुली तो कमरे में कोई नहीं था और गर्वित भी दिखाई नहीं दे रहा था। आशना ने अपने शरीर में हल्का दर्द महसूस करते हुए जमीन पर अपने फटे हुए कपड़ों की ओर देखा और तब उसे एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कल रात हुआ वो सपना नहीं, हकीकत था। आशना बिस्तर से उठते हुए सीधा बाथरूम की तरफ गई और पानी की बौछार को शुरू करते हुए अपने अंगों को साजा सवेरा। आशना आज एक नई दुल्हन की तरह लग रही थी। नए कपड़े पहनकर आशना नाश्ते के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसका ध्यान मेहमान कक्ष की तरफ था, जहां उसने देखा कि गर्वित फोन पर अपनी पीठ दिखाए किसी से बात कर रहा था। गर्वित को देखते ही आशना को बीती रात की यादें ताजा होने लगी और आशना के कदम नीचे उतरते हुए कुछ रुक से गए। वो सोच ही रही थी कि क्या किया जाए कि तभी गर्वित का कॉल खत्म हुआ और उसके पास ही खड़े नौकर ने शालीनता से कहा, नौकर, हुकुम, गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है। गर्वित ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सर हिलाते हुए नौकर से अपना कोट लिया और दरवाजे की तरफ प्रस्थान किया। ये सब देखते हुए आशना बीती रात के हादसे से बाहर आ चुकी थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही गर्वित को एहसास हुआ कि वो कुछ भूल रहा था। वो रुका और बिना किसी हाव भाव के नौकर की तरफ देखते हुए बोला, गर्वित, जब वो उठ जाए तो उसे गर्भनिर्स भी नहीं हुआ कि वो कब उसकी आंखों से दूर हो गया। आशना की सांसें तेज होने लगी थी और तेज होती सांसों के बीच कल रात की वजह से उसकी छाती में रह रहकर दर्द उठ रहा था। आशना अब सोच के बादलों से बाहर आ चुकी थी और अब उसके कानों में गर्वित की कार की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आशना को एहसास हुआ कि अगर इस मुद्रा में नौकर ने उसे देख लिया तो बेइज्जती के आंसू सभी के सामने पीने पड़ेंगे। ये सोचकर आशना सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी और कमरे में पहुंचते ही कमरा बंद कर दिया। चैन की सांस लेते हुए आशना को एहसास हुआ कि उसकी आंखें आंसुओं से लिप्त हो चुकी है। थोड़ी देर रुकने के बाद आशना ने अपने आप को संभाला और आंखों को साफ करते हुए वो दोबारा नीचे की तरफ बढ़ी, ये दर्शाते हुए मानो जैसे वो अभी बिस्तर से निकली हो। नौकर, मिस, आप उठ गई? आशना को देखते ही नौकर ने अपना काम छोड़ते हुए पूछा। पहले नौकर आशना को मैडम बोलकर संबोधित किया करते थे, लेकिन गर्वित ने सभी को निर्देश दिया था कि कोई भी आशना को मैडम नहीं बोलेगा। अब मिस बोलने के अलावा उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था। आशना ने नौकर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक शांत भाव से अपना सर हिलाते हुए भोजन कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। आमतौर पर आशना के खाने के वक्त नौकर वहां मौजूद नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आशना को शांति से खाना खाना पसंद था। लेकिन आज नौकर ने नाश्ता डाला और आशना के पास खड़ा हो गया। आशना ने सब देखते हुए भी नजरअंदाज किया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। जैसे ही आशना का नाश्ता खत्म हुआ, जो नौकर उसके पास खड़ा था उसके चेहरे पे दुविधा साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, जैसे वो आशना से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो और उसने कई बार अपने होठों को हिलाते हुए बोलने की चेष्टा भी की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही आशना ने खाने का आखिरी निवाला खाते हुए चम्मच रखा, नौकर ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, नौकर, मिस आशना, क्या
घर में गर्भ निरोधक गोलियां हैं? आशना ने नौकर के बोलने से पहले ही उसके मुंह की बात छीनते हुए कहा। आशना को पता था कि नौकर उससे यही पूछने वाला है और उसे ध्यान था कि नौकर के मुंह से यह बात सुनकर उसे अपनी इज्जत को और नहीं गिरानी है। हालांकि आशना को पूरी तरह पता था कि नौकर भली भांति जानता है कि गर्वित और उसके बीच के संबंध ठीक नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से किसी अनजान के मुंह से शर्मिंदगी नहीं झेलना चाहती थी। आशना ने नौकर की तरफ देखा और अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, आशना, अगर हमारे पास है तो उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। यह सुनते हुए नौकर एकदम स्तब्ध हो चुका था, लेकिन एकदम शांत खड़ा रहा और गर्भ निरोधक गोली को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में गर्भ निरोधक गोली मिल गई और आशना ने एक गोली लेते हुए नैपकिन से अपने होंठों को पोंछा और भोजन कक्ष से जाने लगी। इससे पहले कि आशना कक्ष से बाहर निकलती, नौकर ने दोबारा कहा, नौकर, मिस। आशना के कदम रुके और वो पीछे की तरफ मुड़ी। नौकर, मिस, छोटे हुकुम ने कहा है कि बड़े हुकुम आज जोधपुर प्रस्थान करने वाले हैं। आगे की बात बोलते हुए नौकर के होंठ कपकपा रहे थे, लेकिन हिम्मत करते हुए उसने दोबारा कहा, नौकर, छोटे हुकुम ने यह भी बोला है कि अब चूंकि बड़े हुकुम बाहर जा रहे हैं और वही आपको सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं, तो आप उन्हें किसी भी चीज के लिए परेशान न करें। आशना को लगा था अपने मुंह से गर्भ निरोधक गोली की बात निकालकर उसने अपनी मर्यादा को बचा लिया है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि गर्वित ने नौकर को और भी निर्देश दिए थे। अपने हाथों की उंगलियों को दबाते हुए और अपने चेहरे को स्थिर रखते हुए आशना ने एकदम शांत रहने का फैसला किया, मानो जैसे नौकर ने वो निर्देश किसी और को दिया हो, और नौकर को देखकर एकदम हल्के स्वर में कहा, आशना, और कुछ? नौकर ने तुरंत जवाब दिया, नौकर, जी नहीं मिस। आशना बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है और समय का पहिया चलता रहता है। रात के 1 बज चुके हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गर्वित आज रात भी घर नहीं आएगा। आशना को गर्भ निरोधक गोली खिलाने के नौकर को दिए गए निर्देश को आज 1 महीना पूरा हो चुका है और उतने ही समय से गर्वित भी घर नहीं लौटा है। जाते जाते गर्वित ने नौकर को यह पैगाम देने भी बोला था कि आशना उसे किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान न करे, और आदेशानुसार आशना ने भी बिल्कुल वही किया। परिणाम स्वरूप दोनों को एक दूसरे को देखे हुए 1 महीना हो चुका था। आशना बैठक के कमरे में आराम से लेटे हुए अपनी नजरों को दादाजी द्वारा दी गई बड़ी सी घड़ी की तरफ देख रही थी। बैठक बहुत ही शानदार पौराणिक वस्तुओं से भरी हुई थी। पूरी बैठक में अंग्रेजों का दिया हुआ कालीन बिछा हुआ था, जो बहुत ही नरम और गर्म था। आशना के सामने बड़ा सा टीवी लगा हुआ था, जहां आज उसके पसंदीदा कलाकार की फिल्म आ रही थी, लेकिन आशना का मूड कुछ और ही इशारा कर रहा था और उसने टीवी बंद करके अपने कमरे में जाने का फैसला किया। आशना ने घड़ी को देखते हुए गर्वित के बारे में सोचा था और तभी से इसका मन अशांत था, और यही वजह थी कि बिस्तर में होते हुए भी उसे अब नींद नहीं आ रही थी। और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद जब आशना की आंख लगी थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। आशना ने देखा कि फोन बड़े राजमहल से आ रहा है। आशना ने फोन उठाया और सामने सुमित्रा दाई थी, जो पिछले 25 सालों से राज सिंधे परिवार का हिस्सा है। सुमित्रा दाई ने बहुत प्यार से कहा, सुमित्रा, छोटी रानी, माफी चाहती हूं कि मैंने इस वक्त आपको तकलीफ दी। बड़े हुकुम का थोड़ी देर पहले फोन आया था और वो कल सुबह की पहली उड़ान के साथ जयपुर पधार रहे हैं और आपको और छोटे हुकुम को डिनर पे मिलना चाहते हैं। सुमित्रा दाई सिर्फ बड़े राजा का ही आदेश का पालन करती थी। पूरे राज परिवार में केवल सुमित्रा दाई ही थी जिसे गर्वित के दिशा निर्देशों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और लाख बार मना करने के बावजूद भी वो आशना को छोटी रानी के नाम से ही संबोधित करती थी। अपनी बात को जारी रखते हुए सुमित्रा दाई फिर से बोली, सुमित्रा,
छोटी रानी, ये संदेश आप छोटे हुकुम को भी दे देना और आपका इंतजार रहेगा। आशना, लेकिन उन्होंने तो मुझे किसी भी तरह से संपर्क करने के लिए मना किया है। आशना की जुबान पे यह आ चुका था और वो चाहती थी कि सुमित्रा दाई ही गर्वित को कॉल करके ये संदेशा पहुंचाए, लेकिन आशना ने ऐसा किया नहीं। आशना को गर्वित द्वारा दी गई चेतावनी बहुत अच्छे से याद थी। जब वो पहली बार महल में आई थी, आशना को याद आया कि गर्वित ने कहा था, गर्वित, पूरे दुनिया में अब मेरे परिवार में सिर्फ दादाजी बचे हैं। अगर तुमने घिनौने तरीके इस्तेमाल ना करके दादाजी को भ्रमित नहीं किया होता तो मुझे दादाजी के आदेश के तहत तुम्हारे साथ नहीं रहना पड़ता, और तो और मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। एक ही छत के नीचे रहना तो बहुत दूर की बात है। गर्वित ने बात को खत्म करते हुए यह भी कहा था कि गर्वित, अगर दादाजी को पता चला कि हमारे रिश्ते में खटास है और बनती नहीं है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए गलती से भी अपना मुंह मत खोलना। आशना बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर वो सुमित्रा दाई को बोलती कि वो स्वयं गर्वित को कॉल करे तो उन्हें उनके रिश्ते में खटास होने का शक हो सकता था। चूंकि वो साथ रह रहे थे और उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि सुमित्रा दाई सालों से राज परिवार का हिस्सा है और दादाजी की सबसे करीबी है, तो उन तक इस बात को पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। आखिर क्या करेगी आशना? क्या आशना सुमित्रा दाई को सच्चाई बता पाएगी या नहीं बताकर गर्वित से संपर्क करेगी? क्या गर्वित से संपर्क हो पाएगा? क्या दादाजी के साथ डिनर होगा? आशना गर्वित के रिश्तों में इतनी खटास क्यों है? क्यों चाले चलकर आशना ने दादाजी को भ्रमित किया था? सभी के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं